हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 9th चैप्टर वृत्त इसका परिचय करेंगे। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। जो जो इसमें कॉन्सेप्ट हैं, इसमें एक एक पॉइंट जो हैं, जैसे वृत्त क्या है, चाप, जीवा, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चक्री, चतुर्भुज, ये सब क्या होता है। फिर इसमें जो प्रमेय है वो भी उनका सत्यापन कैसे करें, सिद्ध कैसे करें, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर पर पूरी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और इसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त यानी सर्कल। तो एक ये पॉइंट है, ये है बिल्कुल निश्चित फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो बिंदु है इसको ओ नाम देते हैं और ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है। एक दूसरा बिंदु है जिसको हम पी नाम देते हैं। ये बिंदु चल रहा है, ये तो फिक्स है, पर ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं, ये मूव कर रहा है लेकिन कहीं भी नहीं चल रहा है। ये इस तरह से चल रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से, इस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है। अब ये कैसे चलेगा? तो ये चलेगा, और अगर आप इस P पॉइंट को इस तरह से चलाएं कि इसकी जो दूरी है ये O से बिल्कुल एक जैसी रहे, तो इस तरह से ये चल रहा है। ध्यान रखना, O से इसकी दूरी हमेशा एक जैसी है, हमेशा एक जैसी है। तो ये जो आकृति बनाएगा, ये बनाएगा एक वृत्त इस तरह से। तो अब आप समझ गए वृत्त क्या होता है। और यह है वृत्त की परिभाषा कि वृत्त एक ऐसा बिंदुओं का समूह है जो किसी एक निश्चित बिंदु, या ये निश्चित बिंदु है, से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी ये जो बिंदु हैं और ये बिंदु मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं, ये सभी बिंदु इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो अगर आप देखें तो ये दूरी, या फिर ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी यहां से यहां तक, ये सभी दूरियां समान दूरियां हैं। ओके, और इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। और ये जो समान दूरी की बात की जा रही है, ये सभी त्रिज्याएं हैं। तो बेसिकली ये त्रिज्या है, केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप एक और बात समझो, आप, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी एक बिंदु से होकर हम कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो किसी एक बिंदु से होके हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। जैसे ये है, फिर इस बिंदु से होके ये भी जा रहा है, फिर इस बिंदु से होके एक ये वाला वृत्त भी जा रहा है ऐसे। अगर आप देखें, इस एक बिंदु से होकर अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि एक बिंदु से होकर हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो ये बात क्लियर समझ आ गई है, एक बिंदु से होकर अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। अब बात करते हैं दो बिंदुओं की। यहां पर हमारे पास ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त हम खींच सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये दो बिंदु हैं और इन बिंदुओं से होकर हम एक वृत्त ये खींच सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ऐसे ही हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं इन दो बिंदुओं से होकर। तो इसका यह मतलब है कि दो बिंदुओं से होकर भी हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं तीन बिंदुओं की, कि अगर हमारे पास तीन बिंदु हैं, ये और ये, इन तीन बिंदुओं से होकर, देखो पहली बात तो यह है कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में है, फिर तो इन तीनों से होकर कोई वृत्त हम खींच नहीं सकते हैं। मतलब कोई ऐसा वृत्त नहीं होगा जो तीनों से होकर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बिंदु इस तरह से है, ये और ये, फिर हम यहां से कितने, केवल एक वृत्त हम खींच सकते हैं। तीन बिंदु कहीं भी हो, ये हो, या फिर यहां पर हो तीन बिंदु,
या फिर यहां पर हो, तो भी हर एक अवस्था में हम एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं। मतलब इन दो बिंदुओं से होकर एक रेखा हमने खींची और इसको और इस बिंदु से होकर हम एक रेखा हमने खींची। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका हम लंब समद्विभाजक लेते हैं। तो लंब समद्विभाजक जैसे बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे हम। तो ये दोनों है लंब समद्विभाजक, यानी ये बिल्कुल सेंटर में है और ये 90 डिग्री ऐसे बनाता है, जैसे बनाते हैं लंब समद्विभाजक। ओके, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इन तीन बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींच सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे। तो बिल्कुल जैसे हम ये वृत्त बनाते हैं, एक ये केंद्र लेंगे हम, और इन तीनों बिंदुओं से अब कोई भी देखें सब एक जैसा है, तो ये हम एक वृत्त ऐसे खींच देंगे हम, और ये तीनों बिंदुओं से होकर ये वृत्त ये इस तरह से हमने खींच लिया है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तीन बिंदु होते हैं तो उनसे होकर एक वृत्त हम खींच सकते हैं। ओके, तो किन्हीं तीन बिंदुओं से होकर एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया कि वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु से होकर हम कितने वृत्त खींच सकते हैं। और कुछ शब्दावली है, कुछ इसके कुछ शब्द हैं, जैसे देखो ये है एक वृत्त और ये इसका केंद्र है। ठीक है, वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, जीवा। यह एक जीवा, यह एक जीवा, ये क्या है, जीवा। ये सब जीवाएं हैं। तो एक वृत्त में हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त में हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनंत जीवाएं। ओके, और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त की, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है और जिसको हम कहते हैं व्यास। ओके, तो ये सभी हैं जीवाएं, किसी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, और सबसे जो बड़ी जीवा है वो होता है उसका व्यास। ओके, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या अगर 5 होगी, व्यास 10 होगा, उसका डबल। तो ये पूरा व्यास है सबसे लंबी जीवा। जीवा के बारे में एक दो बातें आप समझ लीजिए। केंद्र से अगर हम इसमें लंब डालेंगे तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। केंद्र से अगर हम इसमें लंब डालेंगे, ये हमने लंब डाला तो इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो ये अगर हमारे पास एक जीवा ए बी है, केंद्र से इसमें लंब हमने डाला ओ एम, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो केंद्र से जब जीवा पर हम लंब डालते हैं तो जीवा को वो दो बराबर भागों में बांटता है लंब। इसके अलावा केंद्र से बराबर दूरी पर बराबर लंबाई की जीवाएं होती हैं। कुछ जीवाएं अगर हम लें, पर ध्यान रखना वो जीवाएं होनी चाहिए बराबर लंबाई की। तो एक जीवा ये है, एक जीवा इस तरफ ये है। ओके, एक जीवा ऐसे में ले लेते हैं, ये है, एक जीवा ये है। अगर ये जीवाएं बराबर लंबाई की हैं तो इनकी केंद्र से दूरी एक जैसी होगी। तो इसका ये मतलब है कि ये दूरी, देखो दूरी का मतलब लंब डालते हैं तो दूरी होती हो, ये दूरी, फिर ये दूरी है ना, एक लंब इस तरफ भी डाल सकते हैं, ये दूरी, ये सब दूरियां बराबर होंगी। तो अगर ये जीवाएं आपस में बराबर हैं तो केंद्र से इनकी दूरी बराबर होती है। तो इसका यह मतलब है कि केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई की जीवाएं होती हैं। ओके, तो अगर मान लो कि ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, 5 5 5 5, तो जीवाएं भी बराबर दूरी की होंगी। तो अगर ये जीवा 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई की जीवाएं होती हैं। जीवा समझ आ गया क्या है। ओके, फिर से मैं बता दूं, जीवा होती है किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड,
उसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है चाप। तो चाप को मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो कोई वृत्त अगर हमारे पास है, इस वृत्त का एक टुकड़ा, उसको हम चाप कहेंगे। तो ये वृत्त आप कहीं से भी तोड़ दो, ये, ठीक है। तो अब यहां पर एक चाप ये है और एक चाप ये है, इसको हम कहेंगे लघु चाप और ये है दीर्घ चाप। तो समझ गए ना, ये है चाप, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अगर हमारे पास केंद्र है, ये केंद्र है ना, ये चाप है। चाप को अगर हम ये इस तरह से अगर हम मिलाते हैं तो ये एक जीवा है। ओके, और ये चाप अगर हम इसके कोनों को इससे मिलाएं केंद्र से, तो हम ये कहेंगे कि ये जो चाप है ये केंद्र पर इतना कोण बना रहा है। मान लो कि 120 अंश का कोण है, तो हम कहेंगे कि ये चाप केंद्र से 120 अंश का कोण बना रहा है। वैसे हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि ये जो जीवा है ये केंद्र के साथ 120 अंश का कोण बना रही है। लेकिन देखो, ये जीवा है, ये चाप है, वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त का एक भाग, उसको हम चाप कहते हैं आसान भाषा में अगर हम सिंपल कहें। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है। चूड़ी का टुकड़ा होता है ना, जैसे चूड़ी का टुकड़ा, वो चाप हो गया। ये चाप है, ये चाप है। तो कोई वृत्त है, वृत्त का एक टुकड़ा उठा लो आप कहीं से भी, वो चाप हो गया। तो चाप आप समझ गए। ओके, अब एक और पॉइंट सीखिए। ये एक वृत्त है और ये इसकी जीवा है। अब ये जीवा क्या कर रही है, यह जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो मान लो कि एक ये वृत्त है और ये वृत्त एक आप केक की तरह समझ लो, ठीक है, केक या पिज्ज़ा समझ लो, और ये ऐसे में काट दिया गया है। तो ये टुकड़ा अलग हो गया और ये टुकड़ा अलग हो गया, इस तरह से। तो अब इनका क्या क्या नाम होगा, तो यहां पर इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। तो जब भी किसी वृत्त को जीवा ऐसे काटती है और ये बन जाता है, ठीक है। तो ये मान लो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कोई रोटी है, रोटी, ओके, तो रोटी को आपने ऐसे काट दिया तो ये इस तरह से दो हिस्से हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं वृत्तखंड। और अब यहां पर ये दो वृत्तखंड हैं, तो एक छोटा और एक बड़ा है, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये बात आप समझ गए। और अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। देखो, ये है एक वृत्त, यहां पर किन्हीं दो बिंदुओं को ले लो, ए बी। अब इन बिंदुओं को केंद्र से जोड़ो इस तरह से। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल जैसे पिज्ज़ा होता है, या जैसे हम केक का स्लाइस निकालते हैं ऐसे, ओके, या पिज्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं। तो ये है, यहां से एक ये वृत्त है और इसको ऐसे काट दिया गया है, और इनको अगर हम अलग अलग कर दें तो इस तरह से ये दो हिस्से हो गए इस वृत्त के, इस तरह से। ओके, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये है लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ओके, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो ये ध्यान रखना, ये होता है वृत्तखंड और ये होता है त्रिज्यखंड। और अब समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो हमारे पास ये एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, लेकिन इस तरह से है कि चतुर्भुज के जो चारों कोने हैं ये वृत्त से लगे हुए हैं। ओके, तो ये है एक चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखना, इस चतुर्भुज के चारों जो कोने हैं ये वृत्त से टच हैं। मैं आपको जोर डाल के बार बार इसलिए कह रहा हूं, कभी कभार हमारे पास ऐसी परिस्थिति होती है कि ये केंद्र है और
एक इस तरह से चतुर्भुज बना है, और बहुत से लोग इसको चक्रीय चतुर्भुज कह देते हैं कि इसके अंदर तो बना है। नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इस चतुर्भुज के 3 कोने तो ठीक है वृत्त से लगे हुए हैं, लेकिन चौथा कोना तो नहीं है ना लगा हुआ। बट यहां पे देखो, ये चारों कोने चतुर्भुज के वृत्त से लगे हैं, इसलिए ये जो चतुर्भुज है इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और इसकी एक बहुत खास बात है, बहुत बहुत विशेष बात है। वो क्या है? वो ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं, उनको जब आपस में हम जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 अंश। इसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी 180 अंश होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। अभी लिखो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो कि दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। मतलब वो कोण क्या होते हैं? एक ऑप्शन है कि कोटिपूरक, और दूसरा ऑप्शन है समपूरक। तो जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसको क्या हम कोटिपूरक कहते हैं या फिर हम समपूरक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये जो कोण है, कोण ए और कोण सी, ये कोण आपस में क्या है? समपूरक है या कोटिपूरक है? या आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, जो सही आंसर करेगा मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ऑलराइट, तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब कुछ बहुत सारे इसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो कोई वृत्त अगर हमारे पास है और ये इसका केंद्र है, ठीक है, तो यहां पर ये वृत्त है और ये इसके हम जीवा बना सकते हैं, नहीं भी बनाए कोई बात नहीं है, लेकिन यहां से हम कोण बना रहे हैं एक, ये एक कोण ये है। ध्यान रखना, ये जो यहां पर ए बी है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, ये जो मैं यहां पर ये जीवा बना रखी है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन ध्यान रखना ये बिंदु बिल्कुल यहां पर होने चाहिए। तो जीवा अगर हम ए बी की बात करें ऐसे में तो ये हो गया चाप, और ऐसे में बात करें तो ये होगी जीवा, है ना। ऐसे में चाप है, ये हो गया चाप, और ये सीधा अगर ये जो है ये जीवा है, तो ये ध्यान रखना। तो बात है कि अगर हम एक ही चाप देखें तो एक चाप पे हम अगर कोण बनाएं या एक ही जीवा पर कोण बनाएं, बात एक ही है। तो एक कोण ये बना, फिर एक कोण ये है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक ही जीवा पर कोण बन रहे हैं। और दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ये एक ही वृत्तखंड पर ये कोण बने हुए हैं। एक वृत्तखंड हमने ले लिया, उस पर हम ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। तो ये कोण बराबर होते हैं। अगर ये 40 अंश है तो ये भी 40 अंश होगा, ये भी 40 अंश होगा। आप कितने भी कोण बना दें हैं, अगर आप ये कोण बना रहे हैं तो ये भी 40 अंश का ही होगा। अगर ये 40 है यानी बराबर होते हैं, तो ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। ओके, तो इसके लिए जो आपके पास प्रमेय भी है हम करेंगे उसे सिद्ध। ओके, बट सिंपल ये कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। लेकिन आसान भाषा में ये समझो कि जैसे जीवा है, अब इस जीवा के हमने इस जीवा पर हमने ये कोण बनाया या ये बनाया या ये बना दिया, ये बना दिया, बहुत कितने भी बना सकते हैं, वो सब कोण आपस में बराबर होंगे। और ये ध्यान रखना, जीवा नहीं भी हो, अगर मैंने केवल चाप ले लिया तो भी बात एक ही, ठीक है, कि ये इस चाप पे जो ए बी चाप है इस पर ये कोण बन रहे हैं, विभिन्न कोण, और ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो एक गुण तो ये है।
समझ गए आप? अब दूसरा गुण समझो। यहां पर जैसे ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और ये हमने कोई दो बिंदु ले लिए हैं, ए और बी। अब जैसे मैंने कहा कि ये जीवा भी ले सकते हैं, मतलब ये जीवा भी ले सकते हैं और ये चाप भी ले सकते हैं, ये वाला। तो बात एक ही, चाप कहो कि चाप पे हम कोण बना रहे हैं या फिर जीवा पे बना रहे हैं, बात एक ही है। तो यहां पर क्या है कि एक कोण अगर हम बनाए केंद्र पर, ये केंद्र है, ओके, और यह है वृत्त। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। अगर एक ही आधार पर, एक ही या तो जीवा कहो या एक ही चाप पर कोण बन रहे हैं, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये कोण मान लीजिए कि x है, तो ये कोण होगा 2x। ध्यान रखना ये केंद्र है, ओके। तो इस बात का ध्यान, अगर ये 30 अंश है तो ये 60 अंश होगा, अगर ये 60 है तो 120 होगा, इस तरह से। तो केंद्र पर बना कोण डबल होता है। तो ये भी आप प्रॉपर्टी समझ गए। और एक बात का ध्यान रखना, आपको बनाने एक ही साइड है, ठीक है? कहीं आप ये मत करना कि एक कोण इस तरफ बना दो यहां पर, और फिर आप कहो कि भाई ये भी तो कोण वृत्त पर बना है ना, तो ये कोण भी इनके बराबर है। नहीं, ये कोण दूसरी साइड बन गया है। और अगर हम देखें, ये जीवा यहां पर खींच दो, देखो, तो एक तो ये दूसरी साइड बन गया है, ये सब एक ही साइड बने, तो एक ही साइड बनने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात यह कि ये दूसरा वृत्तखंड हो गया है। ये एक वृत्तखंड ये अपना अलग है, ये दूसरा वृत्तखंड हो गया है, तो हम ये नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो कोण ये बन रहे हैं, ये एक ही साइड बनेंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी एक ही साइड होगा। कहीं आप ये मत कहना कि चलो एक कोण हम इधर बनाते हैं, और फिर अगर मान लो कि ये 120 अंश है, तो ये फिर 240 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। एक ही साइड बनने चाहिए, ये इस तरफ नहीं चलेगा, ये अब ये चलेगा। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है? तो ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया। एक और है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अगर हमारे पास कोई अर्धवृत्त है, देखो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है, और केंद्र से जब ये कोई रेखा ऐसी जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका व्यास है। और यहां से अब आप तो देखो, इसके अगर ऊपर वाला हिस्सा देखो तो ये अर्धवृत्त है, नीचे वाले भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अब आप इस पे कोण बनाओ और इस पे बनाओ, देखो एक कोण ये है, तो ये कोण अर्धवृत्त पर बना कोण है और ये समकोण होता है। इसी प्रकार से आप कहीं भी बनाओ, चाहे ये यहां पर बना दो, ये भी अर्धवृत्त पर बना कोण, ये भी समकोण होता है। आप ये यहां भी बना सकते हो बाय द वे, ओके, क्योंकि इधर वाला भी तो अर्धवृत्त है, ये भी समकोण है। ये भी समकोण है। तो अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त पर जो हम कोण बनाते हैं वो समकोण होता है। ये समकोण समकोण, आप बात समझ गए? पर ध्यान रखना, ये व्यास होना चाहिए, ठीक है, और ये अर्धवृत्त होना चाहिए। तो ये सभी प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही हैं। बाकी जो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वो तो आपको मैंने समझा ही रखा है, कि जैसे मान लो कि एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से है कि ये अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये है 70 अंश, तो ये क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 70 अंश है तो ये होना चाहिए 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110 अंश।
ठीक, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त पर जब ऐसे चतुर्भुज बना होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं और उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए कि 100 अंश है तो ये क्या होगा, ये होगा 80 अंश। क्यों? 180 में से माइनस कर दो तो ये 80 अंश हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको और इसको प्लस करके 180 आना चाहिए और इसे प्लस करके भी 180 आना चाहिए। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ओके, यहां पर अगर ये कोण 150 अंश का है तो ये कोण कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? यहां पे वीडियो को पॉज करो और एक बारी प्रयास करो इसको अपने आप हल करने का। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, तो आप यह मत कहना कि 180 में से इसको माइनस करके ये 30 अंश आ जाएगा। नो, क्या करेंगे हम? तो अब आप देखो, एक काम करते हैं, यहां पर हम इस चतुर्भुज को बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब आप फोकस करो, अब आप इस बीच वाले को भूल जाओ, बिल्कुल इसे भूल जाओ, फोकस करो इस पे। तो अब आप ये बता सकते हो ना कि ये कितना है, आराम से। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये आप आराम से बता सकते हैं कि 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो 30 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों जो शीट्स हैं इस चतुर्भुज के वो वृत्त को टच कर रहे हैं, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा और ये 150 है तो ये 30 अंश हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इतना क्लियर है? अब अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? तो अब आप ये वाला गुण देखो, अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 60 अंश होगा। तो ये है 60 अंश। इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। बात समझ आ गई? तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो मैंने आपको इस चैप्टर के सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उसमें भी आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे।